हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है इस चैनल प्रेप एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हों या 12th के स्टूडेंट्स हों। उनके लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स लेके आया हूं। अगर आपने इन टिप्स का अपने आंसर शीट में यूज कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपके मार्क्स 95 प्लस भी आ सकते हैं। यूं तो लैंग्वेज के किसी भी पेपर में 95 प्लस मार्क्स लाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ खास चीजों को ध्यान दिया तो यकीन मानिए आपके मार्क्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने शायद नहीं की हो। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए मैं अच्छे और भी वीडियोस लाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में काफी आपको मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरह से इंग्लिश के पेपर में 95 प्लस ला सकते हैं, और मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहली बात है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, वो है आपकी हैंड राइटिंग। अक्सर होता है स्टूडेंट्स अपनी जो हैंड राइटिंग होती है उसके प्रति लापरवाह होते हैं। वो पढ़ना तो खूब चाहते हैं लेकिन लिखने में वो थोड़ी कंजूसी कर पाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि आप अपने हैंड राइटिंग के ऊपर काम कीजिए। मीन्स आप अपनी हैंड राइटिंग को जैसी भी है उसको और बेटर वे में लिखने की कोशिश करें। अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा आंसर शीट दूसरे और बच्चों से अलग होगी, और जब वो अलग होगी तो जाहिर है आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो देखिए, कई बार क्या करते हैं बच्चों की हैंडराइटिंग काफी गलत भी होती है। यू मीन कि वो अच्छी तरह से वर्ड्स को नहीं लिख पाते हैं, और नहीं लिख पाते हैं ऐसा नहीं कि वो लिखना नहीं जानते या लिखना नहीं आता, वे केयरलेस होते हैं, बस किसी तरह से घसीट करके वर्ड्स को लिख दिया। तो आप इन गलतियों से बचें। आपकी राइटिंग अगर अच्छी होगी तो उसका इंपैक्ट एग्जामिनर के माइंड पे आप अच्छा जाता है, आपको वो कंसीडर करता है कि आप काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और वो अच्छे मार्क्स शुरू से ही देने की कोशिश करता है। कई तो ऐसे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस को तो ठीक ठाक लिखते हैं और फिर घसीटना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इन गलतियों से बचें। आपकी राइटिंग जैसी भी हो क्लियर होनी चाहिए। मतलब आंसर शीट को पढ़ते समय एग्जामिनर के माइंड पे किसी तरह का एक्सर्शन, किसी तरह का टेंशन, किसी तरह का इरिटेशन ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे, यानी कि वो आपके फेवर में हो। तो आपका क्या बनता नहीं है कि आप भी उनके फेवर में कुछ काम करें? और एग्जामिनर तभी खुश होता है जब वो आंसर शीट को पढ़े ना, सिर्फ देख करके उसको जो है मार्किंग कर सके, वो चाहता है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया, आप आज से ही अपने हैंडराइटिंग को सुधारने की कोशिश करें, और यकीन मानिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी हैंडराइटिंग जैसी भी है वो अच्छी होगी। दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखना है वो है रिटन प्रैक्टिस। अब देखिए, यहां पर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खास करके इंग्लिश के पेपर में मैंने भी देखा है, वो आंसर को रटना चाहते हैं किसी गाइड की हेल्प से, किसी रेफरेंस बुक की हेल्प से। तो आप उसको पढ़ें जरूर, वहां से कॉन्सेप्ट जरूर लें, लेकिन आप उसको अपने वर्ड्स में रिटन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जब आप लिखेंगे तो जाहिर है आपका पेन रुकेगा। जो पेन आपका एग्जामिनेशन हॉल में रुकना था वो आपको प्रैक्टिस के दरमियान ही वो रुक जाएगा। जब वो रुकेगा तो आप उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। जब आप वर्कआउट करेंगे तो जाहिर है आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो बढ़ेगी। देखिए, एग्जाम का कोई भी पेपर हो, उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स जो है लिमिटेड टाइम में, दैट मीन्स 3 आवर्स में उस पेपर को आसानी से कर सके। तो वहां पर आपके लिए ही इस तरह की चीजें होती है कि आप कर सकें। लेकिन आप मान लीजिए रिटन प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, आपने सोचने के लिए इस तरह से अपने सिर को ठकठकाया, आपका पेन रुका। जितने टाइम तक आपका पेन रुकेगा तो जाहिर है आपके टाइम में आपको शॉर्टेज दिखेगी, मतलब आप सारे आंसर को परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप आज से ही रिटन प्रैक्टिस जो है वो शुरू करें। आप जितना लिखेंगे उतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। फिर देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस रिटन में होती है तो आपके स्पेलिंग्स भी जो हैं उसमें भी सुधार आता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है स्पेलिंग को लिखने में भी लापरवाह होते हैं। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है, वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि कोई वर्ड जिसकी स्पेलिंग उन्हें ठीक ढंग से नहीं आती है, उनको वो घसीट करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको यहां पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी गलती आप ना करें। आपको लग रहा होगा कि एग्जामिनर शायद यूं आगे निकल जाएगा या सोचेगा चलो ऐसे हो गया है, लेकिन एग्जामिनर जो भी होता है वो एक्सपर्ट होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है और आपके इस फंडे को जो आपने यूज किया है वो अच्छी तरह समझता है। इसीलिए जब भी लिखें तो जो आप स्पेलिंग लिख रहे हैं, जिस वर्ड का आप यूज कर रहे हैं, उन वर्ड्स के स्पेलिंग पे आप अच्छी तरह से ध्यान दें। जिस वर्ड का स्पेलिंग आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे वर्ड को लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मान लीजिए कोई वर्ड डिफिकल्ट है, उसकी स्पेलिंग में आप कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह किसी दूसरे सिनोनिम का यूज करें, कोई ऐसे वर्ड का यूज करें जिसको आप आसानी से लिख सकें, स्पेलिंग की गलती उसमें ना हो। इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से वो स्पेलिंग सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड पेपर होता है, तो इसमें अगर आप स्पेलिंग एरर्स करेंगे तो इसके मार्क्स कटते हैं। हाँ, भले दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कि वहां पर इन चीजों को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इनको फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन लैंग्वेज चाहे जो भी हो, वहां पर स्पेलिंग एरर्स जो है वो एक बड़ा एरर माना जाता है। तो आप ऐसे वर्ड्स का यूज करें जिनके स्पेलिंग में आप श्योर हों। अगर आप श्योर नहीं हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे वर्ड्स को ना लिखें। तो ये भी अगर आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जाहिर है आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी अभी कर रहे होंगे तो उसमें कमी आएगी और आप अच्छी तरह से करेक्ट स्पेलिंग के साथ वर्ड्स को लिख पाएंगे। अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स। देखिए, चूंकि ये लैंग्वेज का पेपर होता है, अगर आप ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। देखिए ग्रामेटिकल एरर्स कैसे होती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ऐसा लिखता है पोएट से, देखिए स्टार्टिंग होती है और बच्चे लिख डालते हैं पोएट से। आपको पता है इसमें उस बच्चे ने 2 गलतियां कर दी है। आगे आपका कंटेंट क्या है एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको वो जज कर लेता है कि आप किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं? क्यों? क्योंकि 2 गलतियां क्या हुई, तो गौर कीजिए। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, चूंकि पोइट जो है एक कॉमन नाउन है, तो आपको यहां पर द का यूज बिल्कुल करना था, जो आपने नहीं किया, तो आप इसको करें। और फिर इसके बाद देखिए द पोइट से ना तो ये प्रेजेंट टेंस बना ना ये पास्ट टेंस बना, मतलब ये कुछ बना ही नहीं। ये एक गलत सिचुएशन है। आप प्रेजेंट में लिखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर सेज का यूज करें, या फिर अगर पास्ट में लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर सेड का यूज करें। कोई भी आंसर जब आप लिख रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में आप बहुत ही अलर्ट हों, बहुत ही केयरफुल हों। क्यों? क्योंकि अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो उस केस में क्या होगा, एग्जामिनर अंदर आपने क्या लिखा है वो तो पढ़ेगा ही नहीं। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि वो तो जजमेंट तो यहां से दे दी कि आप हैं क्या, आपका स्टैंडर्ड क्या है, और यहीं से वो आपके मार्क्स काटना शुरू कर देगा। अंदर का कंटेंट या तो देखेगा ही नहीं, अगर देखेगा भी तो उसका जो एक गलत इंपैक्ट जो आपने यहां से डाला है वो सारा कुछ आपका खत्म कर देता है। मतलब आप लगता है कि आप घर से आप प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं कि आई कैन गेट 90+, बट आपकी प्रिपरेशन 90+ की ठीक है, हो सकती है, लेकिन आपके मार्क्स 60s में रह जाएंगे, आप 70s में रह जाएंगे। तो जाहिर है इसका बहुत ही गलत इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो ग्रामेटिकल एरर्स पे, और खास करके देखिए ग्रामर के जो कुछ खास टर्म हैं जैसे टेंसेस, आप इनसे रिलेटेड मिस्टेक्स ना करें। क्यों? क्योंकि जब आप 10th का पेपर या 12th का पेपर दे रहे होते हैं तो कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि एक बच्चा जो है इस तरह की गलती करे, छोटी मोटी गलतियां इस तरह की करती रहे। आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें,
टेंसेस से रिलेटेड मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें, रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड मिस्टेक्स जो है आप बिल्कुल ना करें, ऐसी चीजों से बचें। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह की गलतियां होंगी तो आपकी प्रिपरेशन चाहे जितनी अच्छी क्यों ना हो, आप 60s या 70s में रह जाएंगे। मैंने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार देखा है, बच्चे कहते हैं या उसको प्रिपेयर्ड इस तरह से करवाया जाता है कि वो 90s में हो, लेकिन इस तरह की भूल, इस तरह की गलतियां चाहे जाने या अनजाने बच्चे कर डालते हैं। रिजल्ट ये होता है कि उनके मार्क्स जो होते हैं 60s में रह जाते हैं, वो 70s में रह जाते हैं, वो 90 को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि चूंकि ये लैंग्वेज का पेपर होता है तो आप जो है सही स्पेलिंग तो लिखें ही, साथ ही जो आपका ग्रामर है, ग्रामर के ऊपर भी फोकस करें। हां, आप बोल रहे हैं, मत बहुत ज्यादा फॉलो कीजिए ग्रामेटिकल रूल्स को, चलेगा, लेकिन चूंकि आप लिख रहे होते हैं और एग्जाम जो है आप बोल के नहीं देते हैं, आपको लिखना होता है। तो लिखना होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी मोटी जो गलतियां होती है ग्रामर की, ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं, उनको आप अभी से अवॉइड करना सीखें। देखिए, दुनिया में कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां हर कोई करता है। मींस आपकी गलतियां जितनी कम होगी आपके मार्क्स उतने ज्यादा होंगे, लेकिन अगर गलतियों की भरमार होगी आंसर शीट में तो एग्जामिनर भी इरिटेट होगा और आपको एक कमजोर स्टूडेंट समझ करके वो मार्क्स को कम कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दें, फोकस करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि 10th या 12th के स्टूडेंट्स को ग्रामर नहीं आता, स्पेलिंग्स नहीं आते सब कुछ हैं, लेकिन वे लापरवाह होते हैं। वो लिखते समय ध्यान नहीं देते हैं, जब वो लिख डालते हैं तो लगता है ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, फिर अब वो कटिंग नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, या फिर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि वो कुछ कर पाए ऐसा। तो उस केस में गलती तो गलती ही है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप इस तरह की गलतियों से बचें। अब देखिए क्या होता है, ग्रामर से ही रिलेटेड जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको पॉइंट आउट करूंगा वो है करेक्ट यूजेज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। अब यहां पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनको किसी प्लेस का नाम लिखना है, मान लीजिए उनको मुंबई लिखना है, तो मुंबई जाहिर है एक प्रॉपर नाउन है, उनको निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, तो एम को कैपिटल लिखना चाहिए। वो क्या कर बैठते हैं, ऐसा लिख देते हैं। अब आप बताइए एग्जामिनर क्या करेगा, या तो वो मार्क्स अब कम देगा या वो अपने सिर को पीटता है कि ये क्या कर दिया है बच्चे ने, क्या 10th के बच्चे से ऐसी एक्सपेक्टेशन, 12th के बच्चे से ऐसी एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह की गलतियां अक्सर स्टूडेंट से हो जाती है, इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं है, इसलिए कि वो यहां पर अलर्ट नहीं होते, सावधान नहीं होते। तो जब भी आप लिख रहे हैं तो आपके आंसर शीट में इस तरह की गलतियां ना हो। जहां पे कैपिटल लेटर का यूज होना चाहिए तो वहां पर निश्चित रूप से आप कैपिटल लेटर का यूज करें, जहां पे स्मॉल लेटर का यूज होना चाहिए वहां पर स्मॉल लेटर का यूज करें, ना कि बीच में कुछ कैपिटल ऐसा कुछ डाल देंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आप गलत होते हैं और रिजल्ट वो आपको पता है कि होता क्या है, आपके मार्क्स नीचे हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप दुखी हो, आपने मेहनत की है तो जाहिर है उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो आपको मिले। तो वो मिलेगा कैसे, तो आपको यहां पर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कई बच्चों को तो मैंने देखा है, मान लीजिए आपको पता है कि जब आई का मतलब मैं होता है तो वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए कितनी इरिटेशन होती है एक एग्जामिनर को कि भाई वो कर क्या रहा है। मैंने तो कई बच्चों को देखा है इंडिया ऐसा लिखते हुए। अब आप बताइए क्या करेंगे, कहां से मार्क्स आएगा इन बच्चों को, कैसे ये 40s में रह जाते हैं, इनको पास कर दिया जाता है। एग्जामिनर यही करता है कि चलो इसको निकाल दो, रोको मत। तो आप इस तरह की गलतियां ना करें, यहां पर आप थोड़े से अलर्ट रहें। और ये अलर्टनेस जो है वो आप जब भी रिटर्न में होंगे, रिटर्न वर्कआउट करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानिए इस तरह की गलतियां अगर हो रही है तो वो सुधरेंगी। थोड़ा प्रैक्टिस तो करें, क्यों, क्योंकि फ्री का तो देखिए कुछ मिलता नहीं है, उस हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपको मार्क्स चाहिए, जो मैंने यहां पर लिखा है दिस इज 95+, तो यकीन मानिए ये आ जाएगा अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया है। बच्चों को लगता है ये क्या, वो आर्टिकल्स के यूज में काफी लापरवाह होते हैं, ए एंड द, वो कहते हैं कि भाई क्या है, ये कैसे भी कर दो। तो कैसे भी करने से बात नहीं बनती,
होता क्या है, अगर आपकी गलतियां छोटी होती है, वो आपको लगता है कि छोटी है, क्या होगा, लेकिन ये एक्सक्यूजेबल नहीं होती है। यहां पे आपको एक्सक्यूज नहीं मिलता। हाँ, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई डिफिकल्ट मान लीजिए प्रपोजिशन ही है, वहां पे कुछ इस तरह की गलतियां हो जाती है, तो एक बार एग्जामिनर थोड़ा सा सोचता है कि चलो जाने दो, बच्चे हैं, गलतियां हो गई। लेकिन आर्टिकल की मिस्टेक आना है, लिखा एन द का यूज करना था, छोड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है, यहां पे आपको निश्चित रूप से मार्क्स कटेंगे। तो इस बात का ध्यान दें आप। देखिए, उसी तरह से पंक्चुएशन मार्क्स दैट मीन्स कॉमा का यूज करना है, फुल स्टॉप का यूज करना है, या क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। बच्चे क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन, कोई ऐसा डायलॉग वगैरह लिख रहे हैं जिसमें उनको क्वेश्चन की बात हुई है, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते नहीं है। तो कैसे होगा, फिर वो गलत हो जाता है फिर। या फिर जहां पर कॉमा का यूज है, जहां पे फुल स्टॉप का यूज होना चाहिए, आप निश्चित रूप से लगाएं। कई सारे स्टूडेंट्स को तो मैंने यहां तक देखा है कि वो सेंटेंस फिनिश होता है लेकिन वो फुल स्टॉप नहीं डालते। अब आप बताइए, आपने वहां पर अगेन ग्रामेटिकल एरर किया है, पंक्चुएशन मार्क्स की गलती हुई है। और आप यकीन रखें, जितनी बार आप गलतियां करेंगे उतनी बार आपके मार्क्स जो हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जहां भी है वहां से आप काफी आगे निकल जाते हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि मेरे तो 90s आने हैं, तो ये नहीं होगा। अगर आपने इस तरह की छोटी मोटी गलतियां अगर आपने की, आप इन गलतियों को छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप चलते हैं, चलते समय आप जो टकराते हैं तो छोटे मोटे कंकर और पत्थरों से टकराते हैं, आप पहाड़ से नहीं टकरा जाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन छोटी गलतियों को ही आप अवॉइड करें। जाहिर है, मार्क्स देखिए कहां से कहां चला जाता है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं कि आप जो है राइट डिफरेंट नॉट डिफिकल्ट वर्ड्स। ध्यान दीजिए, आई एम सेइंग यू शुड राइट डिफरेंट वर्ड्स नॉट डिफिकल्ट वर्ड्स। मीन्स आप क्या करें कि जो आप लिख रहे हैं, बड़े सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली सुने जाते हैं, लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, तो उनके सिनोनिम्स का यूज करें। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, गौर कीजिए, ये मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करूंगा। मान लीजिए कि हम लिखना चाहते हैं कि क्लास में बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लिखते हैं देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। गौर कीजिए, 99% स्टूडेंट्स अगर लिखेंगे तो यहां पर वो मैनी का यूज करेंगे। लेकिन मैनी के कई सारे सिनोनिम्स आपने बुक में खूब पढ़े होंगे, आपने अपनी लिटरेचर की बुक में खूब पढ़ा होगा। अगर आप यहां पर लिख दें अ ग्रेट डील ऑफ, देखिए अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील का भी मतलब होता है बहुत। तो सेंटेंस में कितना चेंजिंग आ जाती है वो देखिए। अगर एक बच्चा लिखता है, आपने लिखा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक दूसरे बच्चे ने लिखा देयर आर अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर आप ही को एग्जामिनर बना दिया जाए तो निश्चित रूप से आप दूसरे वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स देंगे, आप उससे इंप्रेस्ड होंगे। और जब एक एग्जामिनर बच्चे से इंप्रेस्ड होता है तो आगे अगर उसने छोटी मोटी गलतियां की भी है तो उसको अवॉइड करता हुआ निकलता है। क्यों? क्योंकि उसकी नजर में वो उस बच्चे का जो है एक फिगर तैयार होता है, एक इमेज तैयार होता है कि ये स्टूडेंट जो है एक इंटेलिजेंट है और इसे 90+ में रखना चाहिए। तो आप ऐसी कुछ चीजों को अपनी तरफ से दिखलाएं कि मैं कर सकता हूं और मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं, ये आप प्रूव करें। अब देखिए, सपोज कीजिए कि हम ये लिखना चाहते हैं कि इंडिया बड़े सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो एक स्टूडेंट क्या लिखता है, इंडिया इज फेसिंग मेनी चैलेंजेस। अब देखिए, अब फेस करना, सामना करना, उसके लिए आपने पढ़ा होगा, जब ये वर्ब में जब यूज होता है इसके लिए आता है कन्फ्रंट। तो अगर आप लिखते हैं यहां पे इंडिया इज कन्फ्रंटिंग विद मेनी चैलेंजेस या फिर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, थोड़ा सा वेरिएशन तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का अगर आपने वेरिएशन आपने अपने पूरे आंसर शीट में 15 to 20 टाइम्स अगर कर दिया, 15 to 20 टाइम्स मतलब इतने वर्ड्स का अगर आपने यूज कर लिया, आप यकीन मानना आप 90+ में हैं, पक्की सी बात है।
तो इस तरह के कुछ वेरिएशन और ऐसे वेरिएशन भी आपको प्रैक्टिस से आएंगे। तो थोड़ा इसके ऊपर आप वर्कआउट करें और ऐसे वर्ड को आप लिखने की कोशिश करें। जैसे कि आपको मैनी या मच लिखना है, आप भूल जाएं कि मुझे पूरे आंसर शीट में ना मैनी लिखना है ना मच लिखना है। इनका कॉमन सा है, अ ग्रेट डील ऑफ, आप प्लेंटी ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो कुछ वेरिएशन डालिए, मतलब दूसरे बच्चों से आप थोड़ा सा अलग तो होइए। देखिए आप बिल्कुल अलग हैं, आपके मार्क्स अलग होंगे, लेकिन होता क्या है, एक ही ट्रैक पे हम चलना चाहते हैं जो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी को घसीटते जाते हैं। रिजल्ट आपको पता है, आपकी प्रिपरेशन 90s की, आप होते हैं 70s में, फिर आपको बड़ा दुख होता है, दिक्कत आती है, पेरेंट्स आपके दुखी हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। तो आप अपने आप को, पेरेंट्स को क्यों दुखी कर रहे हैं? आप कुछ इस तरह के टेक्निक को फॉलो कीजिए और इस तरह के वेरिएशन को अपने आंसर शीट में लिखिए और मार्क्स लाइए। जो आपके कैरियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो आप इन चीजों को नहीं समझेंगे। तो इस तरह के कुछ वेरिएशन को आप क्रिएट कीजिए। हाँ, मैंने जो यहां लिखा है कि राइट डिफरेंट नॉट डिफिकल्ट वर्ड, आप डिफिकल्ट वर्ड लिखने से बचें। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा वर्ड आप लिख रहे हैं जिसका मीनिंग एक एग्जामिनर जो आपके आंसर शीट को चेक कर रहा है उसमें वो कंफ्यूज है, तो आप समझ सकते हैं वो एक जो आंसर शीट होता है उसको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट्स के अंदर चेक करने की कोशिश की जाती है। तो वो एग्जामिनर फिर डिक्शनरी नहीं पलटेगा, वो गूगल सर्च नहीं करेगा और एक कंफ्यूजन में आपके मार्क्स जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेटर है कि आप डिफिकल्ट वर्ड का यूज ना करके डिफरेंट वर्ड का यूज कीजिए। देखिए एक और वर्ड है, जैसे कि वो गायब हो गया। मैं अक्सर बच्चों से पूछता रहता हूं कि वह गायब हो गया, क्या इस इंग्लिश होगी? तो बच्चे कहते हैं ही डिसअपियर्ड, और सेंटेंस तो ठीक है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए गायब होने की एक स्पेलिंग ये आपको अच्छी तरह से पता है, वेनिश भी होती है। आप इसको डिसअपियर्ड को भूल जाइए, लिख दीजिए वेनिश। क्यों? क्योंकि 99% जो बच्चे होंगे वो डिसअपियर्ड लिखेंगे इस सिचुएशन में। 1% बच्चा हो सकता है जिन्होंने कुछ टेक्निक को फॉलो किया है, जिन्होंने इन टिप्स को फॉलो किया है, निश्चित रूप से वो लिखेंगे वैनिश। और आपका आंसर सिर्फ डिफरेंट होता है, डिफरेंट का मतलब आपके मार्क्स भी डिफरेंट, आपके मार्क्स भी अच्छे। तो इसको आप फॉलो करें। फिर आता है, देखिए हर आंसर के बीच आप एक के बाद जो दूसरा आंसर कर रहे हैं तो उनमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 से 3 लाइन आप बीच में छोड़ दें। क्यों? क्योंकि इससे एग्जामिनर को आंसर सिर्फ चेक करने में सुविधा होती है, वो कंफर्टेबल फील करता है। तो और दूसरा फायदा इसका आपको यह भी मिल जाता है, मान लीजिए जब आपने आंसर को लिखा है, मे बी कि कुछ आप भूल गए, बाद में आप दूसरे आंसर को करते हुए आपको याद आ गया कि अरे इसमें तो ये लाइन भी जोड़नी थी। अगर आपने कोई लाइन ही नहीं छोड़ी है तो जोड़ेंगे कहां? तो 2 से 3 लाइन अगर आप छोड़ते हैं तो इसका बेनिफिट आपको भी मिलता है और एग्जामिनर को भी आंसर शीट चेक करने में सुविधा मिलती है। हाँ, यहां पे ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आधा पेज छोड़ दें, 1 पेज छोड़ दें, तो ये केयरलेसनेस होगी, ये आपकी लापरवाही होगी और इसका एक गलत इंपैक्ट एग्जामिनर के माइंड पे पड़ेगा। तो ऐसी गलती भी ना करें। राइट इन योर ओन वर्ड्स। देखिए आंसर जब भी लिखें, वैसे क्वेश्चन पेपर में भी इंडिकेट किया जाता है कि योर आंसर शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। तो आप अपने वर्ड्स में आंसर को लिखने की कोशिश करें, किसी गाइड या किसी रेफरेंस बुक की कॉपी ना करें। मतलब आप पढ़िए, नो प्रॉब्लम, वहां से कॉन्सेप्ट लीजिए, आप बुक से कॉन्सेप्ट लीजिए, लेकिन बुकिश लैंग्वेज का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि जब आप बुकिश लैंग्वेज का यूज करेंगे तो एक तो लैंग्वेज वो थोड़ी सी अलग होती है, और अगर आप लर्न करते हैं तो उसे लर्न करने में भी आपका काफी टाइम जाता है, उसमें काफी प्रेशर लेना पड़ता है आपको। तो ऐसा क्यों करते हैं? आप सिंपल वे में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने वर्ड्स में अगर आप लिख पाते हैं तो जो आप गाइड या रेफरेंस बुक से लिखते हैं उससे वो बेटर आंसर होता है और एग्जामिनर उसी से खुश होता है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपने बुक की लाइन उतार दी तो उससे वो खुश नहीं होता है, उससे लगता है ये क्रैमिंग है, जस्ट क्रैमिंग। और ऐसी क्रैमिंग बड़े सारे आंसर शीट में जब वो देखता है तो इरिटेट भी होता है कि सबने एक ही तरीके से लिखा है। तो आप दूसरों से अलग बनिए, भीड़ से बिल्कुल अलग बनिए। देखिए आप 90+ में हैं, गारंटेड है ये। डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। गौर कीजिए, जितने वर्ड्स में आंसर को लिखना है उतने वर्ड्स में ही लिखिए। जैसे मान लीजिए
कि राइटिंग सेक्शन से आपको कोई नोटिस आ गया तो उसकी वर्ड लिमिटेशन 50 वर्ड से ज़्यादा की नहीं है। वो लिखते हैं 40 to 50 वर्ड्स में आप आंसर करें। तो बच्चे क्या कर देते हैं, कोई 70 वर्ड्स में, कोई 75 वर्ड्स में ऐसा कुछ लिख रहे हैं। आप बताइए, ये आपने एक्सीड किया। एक्सीड करेंगे तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 तो आना नहीं है, उल्टा एग्जामिनर के नज़र में वो गलत माना जाएगा, वो एक्सीडिंग के मार्क्स काट सकता है। मान लीजिए एग्जामिनर बड़ा लीनियंट है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, लिख दिया तो लिख दिया। कुछ ऐसे भी एग्जामिनर होते हैं, ऐसा सोचते हैं वो। तो आपने मान लीजिए वहां वो नहीं भी काटता है तो भी आपने क्या किया, आपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो एक एक मिनट कीमती होता है उस मिनटों को, आपने उस टाइम को बर्बाद किया है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने अगर ज्यादा टाइम लगाया तो यकीन मानिए दूसरे जो आंसर आप करेंगे वहां पे आप शॉर्ट करेंगे उस आंसर को, यहां वो जल्दबाजी करेंगे। रिजल्ट क्या होगा, आपके यहां न मार्क्स बढ़े लेकिन वहां मार्क्स जरूर कट चुके हैं। तो हमेशा ही वर्ड लिमिट का फॉलो करें कि कितने वर्ड्स में है। हाँ चलिए 2 4 5 वर्ड अगर फालतू हो भी जाता है तो चलता है, क्यों? क्योंकि वहां गिनने के लिए भी कोई नहीं बैठा है। लेकिन ज्यादा एक्सीड करेंगे तो आपने क्या किया, आपने किया आ बैल मुझे मार, आपने खुद वो सिचुएशन क्रिएट किया है कि आओ और मेरे मार्क्स ही काट लो। तो ऐसी गलती ना करें। अवॉइड कटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बच्चों की ये आदत होती है कि वो पहले तो लिखेंगे फिर कहेंगे नहीं नहीं ये गलत हो गया जी, काट दो इसको। तो आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? आप पहले सोचिए फिर लिखिए। अगर आप पहले सोच लेते हैं कि मुझे क्या लिखना है और फिर लिखते हैं तो वो बेटर होता है कि आप लिख करके काटें। तो कई बच्चों की क्या होती है, चलिए पूरे आंसर शीट में आपने 2 4 5 गलतियां कर दी तो वो एक्सक्यूजेबल है, उसका बहुत बुरा इंपैक्ट आप नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, गलतियां हो गई। एग्जामिनर भी इस चीज को समझता है कि भाई इतना सारा लिखा गया है तो चलो 2 4 गलतियां तो एक्सक्यूजेबल है, लेकिन आप उसको हैबिट ना बनाएं। कई बच्चे यही करते हैं, लिख डालो फिर काट डालो। कई बच्चे तो ऐसा करते हैं, कोई आंसर है 4 5 लाइनें लिख दी, फिर उन्हें लगा कि भाई ये ठीक नहीं है, काट दो जी, फिर लिखो। अब आप बताइए, अगर आप लिखने से पहले ही ढंग से सोच लें कि मुझे लिखना क्या है, तो आपके जो टाइम आगे जो बर्बाद किया है आपने, तो यकीनन वो आप बर्बाद नहीं करेंगे। और आप ध्यान रखें, एग्जामिनेशन हॉल का एक एक मिनट काफी कीमती होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आपने खुद देखा होगा, आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया जाता है। जस्ट बेल बजी और आंसर शीट छीन लिया गया, आप नहीं देंगे तो छीन लिया जाता है। तो टाइम के महत्व को, टाइम के वैल्यू को एग्जामिनेशन हॉल में जरूर समझें कि वहां एक एक मिनट कीमती है। तो इस तरह के जो सिचुएशंस है आप ना करें। हाँ गलती हो गई है, मान लीजिए कोई वर्ड आपने, मान लीजिए यही वर्ड है फेस, इसकी स्पेलिंग आपने गलत कर दी, आपने FEC कुछ ऐसा लिख दिया, तो गलती हुई है तो उसको इस तरह से या इस तरह से घसीट के ना काटे। आप क्या कीजिए, सिंपली यू हैव टू ड्रॉ लाइन। आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दूर से नहीं दिखेगा। एग्जामिनर अगर वहां पे ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि कुछ कटिंग हुई, और ये भी शराफत से आपने काटा है इस वर्ड को, तो जरूरी नहीं, वो खुश भी होता है कि चलो बच्चे के अंदर इतनी तो अकल है, वो इतना तो समझदार है कि आंसर शीट को गंदा तो नहीं कर रहा है, तो इसका कोई बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए कटिंग पहली बात तो करें ना। अगर कटिंग करें 2 4 वर्ड्स अगर कटिंग हो रही है तो आप सिंपल वे में एक लाइन ड्रॉ करके उनको काटने की कोशिश करें, ना कि कुछ कट्टा पिट्टी क्या क्या बोलते हैं आप लोग, तो वो सब आप ना करें। फिर है नाइदर स्लो नोर फास्ट। गौर कीजिए, आंसर लिखते समय आप ना तो स्लो हो ना फास्ट हो, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए हानिकारक है। कैसे, वो देखिए। मान लीजिए आपको 3 घंटे में पूरा आंसर शीट तैयार करना है, मतलब पूरे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको 3 घंटे में देना है। तो कई बार बच्चों को मैंने देखा है वो 2 घंटे, सवा 2 घंटे ऐसा कुछ आंसर करके वो बैठ जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई चलो मैं तो दूसरे से ज्यादा अक्लमंद हूं, मैंने तो काम कर लिया। तो मैं अब उनसे पूछता हूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटा या 45 मिनट्स का जो टाइम मिला उसमें करेंगे क्या? तो अच्छा नहीं होता कि जो टाइम आपको अलॉट किया गया था उस टाइम का आप सही यूज करते, और यूज करके एक एक मिनट का सही यूज करके आप उसको लिखते। क्यों? क्योंकि हो सकता है
1% कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने जल्दी में किया है का मतलब या तो आप आंसर को लिखते समय कॉम्प्रोमाइज किया है, जो मटेरियल देना चाहिए था आपने नहीं दिया है, या फिर जल्दबाजी की है, आपकी राइटिंग खराब है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो 180 मिनट्स का कंप्लीट टाइम मिला है उसका आप पूरा का पूरा यूज करें। शुरू से ही आप थोड़ा सा अलर्ट रहें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कितना टाइम आपको देना है, तो आप उसको थोड़ा सा जज करके अगर आप लिखते हैं स्टार्टिंग से तो बीच में ना तो आपको कभी रुकना पड़ेगा या फिर ना कभी तेज लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेज लिखने से राइटिंग खराब होगी, राइटिंग खराब होगी, एग्जामिनर उसको ढंग से पढ़ेगा नहीं तो मार्क्स यूं डिडक्ट हो गए। तो बेटर है कि स्टार्टिंग से ही आप एक सही रिदम से आप चलें। अगर आप सही रिदम से चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है लिमिटेड टाइम के अंदर आ जाता है। हाँ, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन के लिए 10 to 15 मिनट्स का टाइम जरूर रखें। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज है, आपको दिखेगा कहीं पर आपको आपका ए ई की तरह दिख रहा है, बी डी की तरह, कुछ भी इस तरह की गलतियां हो रही है तो आप उनको प्लीज करेक्ट कर लें ताकि वहां पर एग्जामिनर जो है कंफ्यूज होकर के आपके मार्क्स ना काटे। तो कोशिश कीजिए कि आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम मिले और उसमें आप एक ग्लेंस, पूरा तो पढ़ना नहीं है, हाँ स्टार्टिंग आप देख लें हर एक आंसर का कि कोई वर्ड का स्पेलिंग गलत तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो हमने नहीं कर दिया, या कोई लेटर जो हमने लिखा है उसमें किसी तरह की कंफ्यूजन तो ना आई। तो इन चीजों का अगर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखते हैं, नहीं थोड़ा बहुत नहीं, गलत कह दिया मैंने, आप पूरा ध्यान रखते हैं तो जाहिर है आप यहां हैं, दिस इज गारंटेड। अब देखिए राइटिंग सेक्शन की बात करें, खास करके जो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम में राइटिंग सेक्शन होता है, वहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जैसे 12th में 4 का ही होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, जैसे नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर या इन्विटेशन आता है तो उनको बॉक्स में रखने का है कि आप उसको बॉक्स बना करके उसको सही ढंग से प्लेस करें। बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे बॉक्स नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट होते हैं। तो जब भी आप 4 मार्क्स के राइटिंग सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस है, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो आप बॉक्स बनाना ना भूलें। या फिर मान लीजिए आप लेटर लिखते हैं, उसमें आर्टिकल होता है, रिपोर्ट होता है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश कीजिए कि आप उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि फ्रेश पेज से लेटर या फिर आर्टिकल वगैरह स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छा इंपैक्ट होता है और सही तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, या फिर एग्जामिनर भी सही तरीके से उसको जज कर पाता है कि आपने लिखा क्या है। साथ में राइटिंग सेक्शन के ऊपर मैं आने वाले टाइम में कई सारे वीडियोस आपके लिए बनाने वाला हूं, तो आप उसमें भी उन फॉर्मेट को देख सकते हैं, उनके प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उन वीडियोस को भी देखेंगे तो उससे भी आपको मार्क्स को ज्यादा लाने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे जैसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा और इन पॉइंट्स को आप जरूर फॉलो करें एग्जाम में, ताकि आपके मार्क्स 95 मैंने जो लिखा है तो आप इससे ऊपर जाएं, ये मेरी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।